बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, मुल्क में 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम का तस्करा है। भांत भांत के बयानात और इत्तलात सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि मुबैना आईनी तरमीम साबिका तरमीम को बचाने के लिए लाई जा रही है या फिर से एक नई तरमीम के जरिए हुकूमत अपने इक़्तिदार को मजीद महफूज बनाने के लिए सरगर्म है। और अभी तक ये भी मालूम नहीं हो सका है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत की पटारी में मजीद कितनी तरमीम बाकी हैं। दूसरी जानिब चंद रोज पहले होने वाली तरमीम के बारे में भी रंग बरंगे इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इनमें एक इंकशाफ मौलाना फजल रहमान ने अपने खिताब में किया और बताया कि अगर उनकी जमात तरमीम के हक में वोट नहीं देती तो फिर भी हुकूमत इसे मंजूर करवा लेती, क्योंकि हुकूमत ने इनके 8 वोटों के अलावा अलग से 11 वोटों को खरीद रखा था। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि खरीदो फरोख्त से लाई गई तरमीम हुकूमत से ज्यादा आवाम के लिए फायदेमंद कैसे है। दूसरी जानिब बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। आज फिर से कुछ पार्टी रहनुमाओं ने उनसे मुलाकात की और इस मुलाकात में उनसे किसी भी किस्म की डील या ढील के बारे में भी पूछा, जिसके जवाब में बानी तहरीक इंसाफ ने इन खबरों को मन घड़त करार देते हुए किसी भी डील या ढील के तासुर की नफी की है। गुजरे कुछ माह से पहले मुल्क का मंजरनामा तो खासा गर्द आलूद है ही, लेकिन मुल्क की अमूमी फिजा भी खासी गर्द आलूद है। बढ़ती स्मोक ने अहलियान पाकिस्तान का जीना दोबर कर रखा है। पंजाब हुकूमत इस बढ़ती स्मोक को भारत से आने वाली गर्द आलूद हवाओं को करार दे रही है और इस मामले पर सिफारतकारी के जरिए बातचीत का इंदिया भी दे रही है। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन के नाम पर कुछ पाबंदियां भी आयद कर दी गई हैं, जिसके तहत मखसूस इलाकों में तरक्याती कामों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कमर्शियल जनरेटर चलाने और इन इलाकों में रिक्शे के दाखिले को ममनू करार दे दिया गया है और बारबेक्यू पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। ये इक़दामात अपनी जगह, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब हुकूमत की इन इक़दामात से स्मोक में कमी होगी या फिर आवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। सवाल तो ये भी है कि हर हुकूमत को मखसूस महीनों के अलावा फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक के तदारुक का ख्याल क्यों नहीं आता। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना सियासी जमातों के मंशूर में क्यों शामिल नहीं। इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं तज्ज़ियाकार अनवर रज़ा साहब, तज्ज़ियाकार साराना साहब और साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले आपसे आबिद ज़ुबैरी साहब। ये जो हमने कल देखा सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन हुए और उसमें हुकूमती हिमायत याफ्ता ग्रुप की फतेह हमें नजर आई, क्या लग रहा है आपको इस फतेह के बाद हुकूमत की मजीद फतूहात का सिलसिला भी हम देखेंगे, क्योंकि ये वही ग्रुप है जो कि आईनी तरमीम के हक में था, लेकिन दूसरा जो ग्रुप था वो आईनी तरमीम के मुखालिफ था। इसके बाद अब 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम का जो रास्ता है वो हमवार होने चला है। आबिद ज़ुबैरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ज़ुबैरी साहब से दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अनवर रज़ा साहब, जिस तरीके से हमने देखा कि हुकूमती हिमायत याफ्ता ग्रुप को फतह नसीब हुई, उसके बाद तो तासुर ये मिल रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब 27वीं तरमीम भी बासानी लाई जा सकती है। इज दैट सो? पहली बात तो यह है कि इसके लिए बड़ी मैनेजमेंट की गई थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने और जो वज़ीर इत्तलात है अता तारड़ साहब ने, इन्होंने बड़े प्लान किया हुआ था, बड़ी हिकमत अमली के साथ इन बार्स के साथ उनके राब्ते थे। और आपको याद होगा जब इंतखाबात से पहले आप किसी भी बार को पैसे देते हैं तो ये शायबा जाता है कि शायद इसको इलेक्शंस को मैनेज करने के लिए सब कुछ किया गया। खैर चलिए, हुकूमत को यह भी खौफ था कि अगर 26वीं आईनी तरमीम पर वकला तहरीक जन्म लेती है तो फिर क्या होगा, हुकूमत मजीद कमजोर होगी। तो इसलिए फिर उन्होंने इसको मैनेज किया बड़ी हिकमत अमली के साथ। आप समझ रही होंगी मैनेज करने का मेरा मतलब क्या है, कुछ चीजें हैं कि तो इसलिए फिर उन्होंने इसको मैनेज करने के बाद ये रिजल्ट सामने आने थे। लेकिन मैं एक बात अभी सोच रहा था, जरा आप देखिए कि इतने इख्तियारात हुकूमत होने के बावजूद भी आपके अंदर खौफ हो, डर हो, आप वो काम जो करना चाहते हैं आईनी कानूनी तौर पर भी वो भी नहीं कर पाते। चलिए, अगर आप कर भी पाते हैं तो आपके जो अलाइज है, इत्तेहादी हैं, जिन्होंने आपको 26वीं आईनी तरमीम पर सपोर्ट किया, उनकी तरफ से आने वाले बयानात फिर इसको शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। खैर हम उसको ज़ाहिर आप आगे जाकर इस पर बात करेंगे, लेकिन ये जो इंतखाबात और वकला को मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने मुख्तलिफ जगहों पर गया, वकला तंजीमों के जो रहनुमा हैं उनसे बातें भी हुई। आज़म नज़ीर तारड़ साहब और जो वकला हैं उनके दरमियान खलीज है जो मुस्लिम लीग नून की तरफ जिनका टिल्ट है। तो चूंकि जब आपने इंतखाबात से पहले इन बार्स को पैसे दिए, सब कुछ किया, तो इंतखाबात में ये रिजल्ट्स मुतवक्के थे, सामने आने थे। और मैंने आपको उसकी बड़ी वजह भी बताई के साथ सिर्फ वैसे ही नहीं, मेरे कानों तक तो प्लॉट्स देने की भी बातें पहुंची हैं, आप तक नहीं पहुंची?
वज़ीर-ए-आज़म, मुझे पैसों का पता था तो प्लॉट्स का पता नहीं है, तो उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मुमकिन है। देखिए, जब आप इक़्तिदार में होते हैं, हुकूमतें ये हथकंडे इस्तेमाल करती हैं। हाँ। यही वो वसाइल हैं जो आपने अवाम पर खर्च करने के बजाय अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए इस तरह खर्च किए जाते हैं। ये कोई भी हुकूमत करे, मुस्लिम लीग नून की हो, पीपल्स पार्टी की, पीटीआई की, हमने हमेशा इसकी ना सिर्फ निशानदेही की है, बल्कि हमने कहा ऐसे जो हालात है ये हुकूमतों को मजबूत नहीं कमजोर करते हैं, ये इदारों को मजबूत नहीं कमजोर करते हैं। देखिए, इसके बाद आने वाली जो गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी? वो भी अपने वकला जो हैं, जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया, वो उनके साथ खड़े होंगे। तो इस तरह से ना तो इदारे मजबूत होते हैं और ना ही जमहूरियत पनपती है। आप वक्ती तौर पर अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए और जो खौफ आपके दिल और दिमाग में समाये होते हैं, शायद आप उनको कम करने के लिए तो ये इक़दामात आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं, लेकिन ये मुल्क और कौम के लिए बेहतर नहीं होते। यही वजह है कि हमारे इक़दामात हो सकते हैं। अनवर रज़ा साहब, मुझे नहीं पता कि मुस्तकबिल में इसका फायदा क्या हुकूमत को भी पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता। ये आबिद जुबैरी साहब, 3-3 अरब की बोलियां जब आईनी तरमीम पास करवानी हो, बार्स के इंतखाबात हो, तो प्लॉट्स के तोहफे तहाइफ, और मतलब बड़े ही अमीर मुल्क के पाकिस्तानी हैं हम लोग तो। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बिल्कुल आपने आज तो ये तो बातें आपने ख़ुद देखी थी, जिस तरह से वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून में ऑर्डिनेंस पास करके पिछले चीफ जस्टिस को पावर दी। उन्होंने कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट करके 63A के फैसले में रिव्यू को अलाउ किया, और उसके बाद फिर आपने देखा लोटों से और तशद्दुद से लोगों से वोट लिए गए। और आज मैंने सुना है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये बात कही है कि 11 लेजिस्लेटर्स को ख़रीदा गया। तो अब वो तो खुद उसका हिस्सा थे जिस तरमीम पे उन्होंने भी वोट दिया उसके हक में। तो देखिए, ये तो उसकी हद के बात हुई कि हम तो तरमीम के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हम समझते हैं इसने आइन का हुलिया ही बिगाड़ के रख दिया रिगार्डिंग जजों के अपॉइंटमेंट का, और फिर जिस तरह से केसों को चलना है, तो हम तो उसके ख़िलाफ़ हैं। और यही हमारा जो हम लोगों ने इसी पे हमने अपनी जद्दोजहद जारी रखी और जारी रखेंगे। हम इन्हें इसको चैलेंज भी किया हुआ है, और हमारी एक्शन कमेटी भी है जो उसका फैसला करेगी कि हमारा क्या अला है मतलब होगा रिगार्डिंग बार के इलेक्शंस का। अब देखिए, बार के इलेक्शंस कल हुए, लेकिन माशाल्लाह से मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह से इसमें कि अल्लाह ताला ने अक्सरियत वकला ने हमारे ग्रुप को, जो प्रोफेशनल ग्रुप है जिनको लीड करते हैं हमारे रोए रवा हामिद खान साहब, उसको उसने बड़ी पजीराई मिली। और देखिए, हमारे 6 लोग तो जीत चुके हैं, लेकिन हो सकता है उसमें तब्दीली करें वो। अच्छा। लेकिन पॉइंट इज हमारा सेक्रेटरी माशाल्लाह से जीता 400 प्रेसिडेंट हमारे कैंडिडेट हार गए हैं, लेकिन हमारे सेक्रेटरी इलेक्ट हो गए, एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग इलेक्ट हुए, वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्ट हुए हैं, क्योंकि ये डिवाइड होता है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो लेकिन देखिए, हम अब ये कल उन्होंने तकरीर की भून साहब ने कि जी आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। किस तरह से आप बताएं इनका? मैं आपको बताऊं, ये प्लॉट्स की बात कर रहे थे आपके तजज़ियाकार, लेकिन प्लॉट्स के अलावा मैं सुने सारी पावर पॉलिटिक्स इनके पास है। आजम नजीर तार जो पाकिस्तान बार को ये कंट्रोल करते हैं, आजम नजीर तार लॉ मिनिस्टर होने के बावजूद आज भी पाकिस्तान बार के हम लोग 6 लोग हैं जो माइनॉरिटी में, हम लोग केसेस भी फाइल करते हैं, इनसे कहते भी हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, इनको खतूत भी लिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार को इन्होंने हर कोशिश, हमें मालूम था कि ये पूरे हटकंडे एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से ये इलेक्शन जीतना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने कंट्रोल करना है ताकि सुप्रीम कोर्ट बार से कोई मज़ाहमत ना हो इनके खिलाफ। फिर इसके ये देखिए, ये लोग नौकरियां बांटते हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफिस में, ये उसमें, लेकिन मैं आपको बताऊं कल के इलेक्शन में सिंध में हम लोग जीते माशाल्लाह, और बलोचिस्तान में, और बाकी हमारे लोगों ने अच्छा नहीं किया बाकी उस प्रोविंस, लेकिन 2 प्रोविंसेस ने हमारा साथ दिया डिस्पाइट द फैक्ट पीपल्स पार्टी हम कराची में भारी अक्सरियत से माशाल्लाह जीते हैं, और मैं मुबारकबाद देता हूं अपने कैंडिडेट्स को, इवन दूसरी साइड के जो लोग जीते हैं। लेकिन देखिए, उनके पास पावर पॉलिटिक्स है, उनके वो फेवर्स देते हैं। फिर ये प्लॉट्स की इन्होंने बात की, जब इलेक्शन करीब आता है सोसाइटी में हलचल कर देते हैं ताकि उससे ले, लेकिन अक्सरियत वकला हमारे बाशऊर हैं, बाज़मीर हैं, वो इन हटकंडों में नहीं आते। लेकिन आप कल हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से पूरी स्टेट मशरी, और फिर ये देखिए सबसे बड़ी आप ये देखिए कि सारी जमातें हमारे खिलाफ थी कल के इलेक्शन में, वो सब मिले हुए थे, उनके बुकला, उनके विंग्स, उनके लीडर्स, उनके सेनेटर्स, उनके लोग मिनिस्टर्स खड़े होकर इलेक्शन को कंडक्ट कराते थे। हमने खुद कराची में देखा, जो ग्रुप था उसे मुकम्मल हिमायत हासिल थी हुकूमत की से हम जीते। ठीक है जुबैर साहब, पॉइंट आपका आ गया, मुझे आगे बढ़ने दें। जारी रहेगी ये इलेक्शन, ये कहना कि आईनी तरमीम के हक में वोटा, सेक्रेटरी तो हमारे जीते इतनी, और वो भी 400 की लीड से माशाल्लाह, ओवर 400, तो ये क्या बात हुई? क्या मतलब हमारे लोगों ने? ठीक है, आप जुबैर साहब पॉइंट आपका आगे, प्रोड्यूसर साहब जरा चेक कीजिएगा, मुमकिन है कि शायद वो मुझे ना सुन पा रहे हो जुबैर साहब, मुझे प्रोग्राम में आगे बढ़ना है। होते हैं पॉलिटिकल पार्टी
इसाराना साहब, जो इल्जामात लगाए अभी आबिद जुबैरी साहब ने हुकूमत वक्त पर कि किस तरीके से उन्होंने पुष्तपनाही की, आपको भी लगता है कि दुरुस्त है वाकई हुकूमत की पुष्तपनाही और फैसिलिटेशन के बगैर ये लोग सुप्रीम कोर्ट बार के जो इंतखाबात हैं वो नहीं जीत सकते थे? देखें, ये गिर गया है। जी जी इसाराना साहब, जी मुझे आ रही है इसाराना साहब। चलें, इसार राना साहब, मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि आपको लग रहा है कि अब इस इंतखाबात के बाद, मजीद सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के इंतखाबात के बाद मजीद राहें हमवार होने चली हैं 27वीं तरमीम की? देखिए, मैं एक चीज़ अर्ज करूँ आपको कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो एक ख़ास एक एजेंडे के तहत हो रहा है, और उसमें उसके रास्ते में जो चीज़ भी आ रही है उसको बिल्डोज करने के लिए किसी किस्म की कोई थोड़ी सी झिझक या कोई थोड़ी सी लफ्ज़ सख्त हो जाएगा, कोई मतलब शर्म नहीं देखी जा रही। जब बिलावल भुट्टो ये कह देते हैं कि या तो आप मुझे वोट दे दें, नहीं तो फिर मैं ताकत से कुचल के जो ये कर दूंगा, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि यहाँ हम वहाँ तुम। और फिर जब पार्लियामेंट के अंदर एक रुकन पार्लियामेंट ये कहे कि पाकिस्तान रियासत के सदर ने लोगों के ज़मीर खरीदे पैसे दे के, तो ये तो बड़ा हीनियस किस्म का इल्ज़ाम है। और स्पीकर उस पर चुप रहे। स्पीकर ने उस पार्लियामेंटेरियन की बात पे तहकीकात का क्यों नहीं कहा, या उस पार्लियामेंटेरियन से क्यों नहीं कहा कि आप सबूत दें। और अगर किसी रियासत का सदर मुमलिकत इन ज़मीर फरोशों को खरीदो फरोख्त में मुलविस होगा, तो आप समझ लें कि हम इखलाकी तौर पे कहाँ खड़े। और जिस रियासत का वकील, जिस रियासत का दानिश्वर, जिस रियासत का सियासतदान बिक जाएगा पैसों के ऊपर, मराद के ऊपर, तो उस कौम का हाल वही होगा जो हमारी कौम का हुआ है। और ये कोई ढकी छुपी बात है कि जिस तरह भोन साहब ने और तारड़ साहब ने बार्स को अपने साथ मिलाने के लिए ग्रांट्स दिए, जो दिया, कोई ढकी छुपी बात है? तो ये कुछ सबके सामने है। और अगर हमारे यहाँ एक बुरान जो सबसे बड़ा है ना, वो इखलाक का बुरान है। हम इखलाकी तौर पे एक पस्त कौम है, हमें शर्म नहीं आती, तो हम अपने मुराद के लिए अपना ज़मीर बेच देते हैं। वो चाहे साफ़ी हो, चाहे वकील हो, चाहे वो मज़हब का कोई वो हो, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, हमें शर्म नहीं आती है ज़मीर बेचते हुए। हम कहते हैं हमें पैसे दे दो, हमें मुराद दे दो। अच्छा, इसाराना साहब, जो सारी आप गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ये इसके ऊपर कल मौलाना फजल रहमान साहब ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने खिताब में वाज़ेह तौर पर कहा कि हम वोट ना भी देते तो हुकूमत ने 11 वोट खरीदे हुए थे। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल क्या गुफ्तगू की है और उनकी जमात ने जिस अंदाज में वोट दिया है, मैं चाहूंगी कि जरा वो गुफ्तगू आप जरा सुन लें, फिर उसके बाद हम इसको भी कंटिन्यू आगे करते हैं। कि साहब की बॉडी लैंग्वेज के हवाले से मुझे अपना तो याद है कि मैंने खुद भी ट्वीट की थी, मैंने कहा था कि उनके जज्बात, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी मीडिया टॉक का साथ नहीं दे रही। तो जरा सुनिए कल उन्होंने पहले क्या कहा। अच्छा, इसाराना साहब, इस सवाल का जवाब मैं सबसे पहले आपसे लेना चाहूंगी कि मौलाना साहब के जिनका सियासी रोब और दबदबा है पाकिस्तानी सियासत में, जिस वक्त उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब के साथ मीडिया टॉक की और ऐलान किया कि हम मुतफिका तौर पर जो है वो वोट देंगे, मुझे ये बताइएगा कि उस पर क्या सिचुएशन बनती है? क्योंकि सवाल तो यहाँ पर ये उठता है ना कि बजाय इसके कि मौलाना को बाईपास करके 11 वोट लेकर आप लोग अपनी तरमीम पास करवा ले थे, कहीं ना कहीं मौलाना साहब ने अपनी सियासी साख भी थोड़ी सी बचाई, क्योंकि इतने बड़े सियासतदान को बाईपास करके जाना, यकीनी तौर पर उन्होंने खुद भी तो आगे चलकर सियासत करनी ही थी ना, लेकिन एक्सेप्ट अग्री करके गए वो कि इनके पास 11 वोट थे, खरीदे गए वोट। देखिए, मैं एक बात बताऊं, मौलाना को मैं इस सारी गेम में एक क्रेडिट भी दूंगा और डिसक्रेडिट। अच्छा, क्रेडिट ये है कि उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है कि 26वीं तरमीम के अंदर जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पैराज थे वो निकलवा दिए। बकौल मौलाना साहब के कि काले नाग का जहर था, जी वो निकाल दिया। लेकिन ये वो उनकी गलत फहमी है। इच्छाधारी सांप जो है ना कभी नहीं मरता। अच्छा। वो 27वीं तरमीम में जिंदा हो जाएगा। लेकिन असल चीज ये है कि मौलाना अगर इस मरहले पे उन्हें ये पता चल गया था कि 11 लोग जो हैं उनके जमीर खरीद लिए और ये अपोजिशन के साथ चले जाते तो इनकी इखलाकी फतह होती और हुकूमत एक्सपोज हो जाती। हुकूमत का चेहरा बिल्कुल खुल के सामने आ जाता कि ये 11 बंदों के इन्होंने जमीर खरीदे और मौलाना उनको एक्सपोज कर जाते। यहाँ पे मौलाना ने अपनी छोटी मोटी कही
किसी बेनिफिट के लिए, इस सिस्टम के अंदर रहने की ख्वाहिश के लिए उन्होंने ये कंप्रोमाइज़ किया। ये मैं क्रेडिट दूंगा उन्हें कि उन्होंने बड़ी मेहनत की उन क्लासेस को निकलवाने में जो वो वाकई बहुत कंट्रोवर्शियल थी। ठीक है लेकिन असल चीज ये कि काश वो अपने आप को साइड पे कर लेते। सवाल मेरा भी वहीं पे कायम है अनवर रज़ा साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि 26वीं आईनी तरमीम के बावजूद जिस तरीके से मौलाना साहब ने मरोड़े, उनके ऊपर दांव तो देना उन्हें बनती है, लेकिन जाहिर सी बात है इतने बड़े सियासतदान हैं, उन्होंने अपनी सियासी साख भी तो बचानी थी ना। तो जो मौलाना का अमल रहा उसको आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे? और दूसरा ये भी कि अभी ऐसी कौन सी पिटारी में तरमीम बाकी है हुकूमत की कि जो 27वीं आईनी तरमीम के बाद पूरी हो जाएंगी? ज़रियाब मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के दौरान जो पीरियड था 1 माह का, उन्होंने उसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले किया पॉलिटिकली। अगर आप देखिए अगर 56 में से 22 शिकों पर आगे, तो जो ज़हरीली शिकें थी जो आपके आइन को मजीद आलूदा करती और जो आपकी जमहूरियत को तबाह करती, शायद उस वक्त हुकूमत को तो फ़ायदा होता, लेकिन आइनी तौर पर आप बिल्कुल तबाही की तरफ चले जाते। वो निकाली, ये एक उनकी कामयाबी थी। दूसरा आप देखिए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह अपने साथ रखा और उन्हें भी रिलीफ दिलवाया, ये दूसरी कामयाबी थी। तीसरी देखिए वो बात दुरुस्त है, अब उनकी जो गुफ्तगू है उससे 2 बातें अखज़ की जा सकती हैं। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने ठीक किया कि अगर वो इस तरमीम का साथ ना देते तो जो 11 लोग खरीदे गए थे जिनका मौलाना साहब ने जिक्र किया, तो मुझे बताइए उनसे तरमीम पास करवा कर 56 शिकों वाली 26वीं आईनी तरमीम बेहतर थी या 22 वाली? उन्होंने कम नुकसान किया जमहूरियत का। कंप्रोमाइज तो जरूर उन्होंने किया, उसकी कुछ वजूहात होंगी और डेफिनेटली उन्होंने वो वजूहात का जायजा लिया होगा, ऐसा नहीं है। आप देखिए ना, उन्होंने अपने साथ आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को साथ रखा। अब आप देखिए उन्होंने हुकूमत को एक्सपोज कर दिया। अब किया, उससे पहले आप जरा गौर कीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो 26वीं आईनी तरमीम के वक्त गायब थे, वो उस वक्त ही एक्सपोज हो चुकी थी गवर्नमेंट कि उन्होंने किस तरह उन लोगों को रखा। देखिए ना, एक्सपोज तो वो उस वक्त हो चुके, मौलाना ने उसकी उस पर तस्दीक मोर जब्त की कि वो लोग जो थे वो गायब थे। लेकिन अनवर साहब पता नहीं, अब शायद मेरे सीनियर्स इस बात से इत्तफाक करेंगे या नहीं, इस सारे मामले में तो मुझे खुद मौलाना साहब भी मजलूम नजर आए। मुझे आबिद ज़ुबैरी साहब को कमेंट ले लेने दीजिए। आबिद ज़ुबैरी साहब, मौलाना साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद तो वैसे लग रहा है कि जैसे वो भी सियासी मजलूम बने इस हुकूमत के हाथों। देखिए बिल्कुल सही बात है। देखिए ये हम सब जानते थे, जब वो पिछले चीफ जस्टिस ने वो 63A का फैसला दिया तो वहाँ मौलाना साहब बेचारे उनका रोल ख़त्म हो गया था, क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब की उस जो हम ख्याल बेंच ने बैठ के वो जो रिव्यू किया इस वक्त पे, हो सकता है वो लीगली सही हो, लेकिन जो ख़ास तौर पे लॉ चेंज करा के बेंच बना के जो बेंच बनी उसके लिए उन्होंने उस बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के गवर्नमेंट को और जो इस्टेब्लिशमेंट को, जो भी उनके सपोर्टर्स थे, उनको दे दिया था कि जाओ लोगों के वोट खरीदो, ज़मीर खरीदो या उन पर तशद्दुद करके उनसे वोट लो। तो मौलाना साहब की तो वैसी ही पोजीशन हो गई थी, उनके बड़ा क्रेडिट है। देखिए जैसे अनवर रज़ा साहब ने कहा, उनके जो उन्होंने रोल उसमें किया, बहुत बात है। देखिए अगर ये बात थी कि वो लोग खरीद चुके थे तो फिर क्या जरूरत थी कि वो, हो सकता है उसके बावजूद भी, मौलाना साहब के होने के बावजूद भी वो तरमीम को, वो जो 56 क्लॉजेस की तरमीम को पास करा सकते थे, उनके पास अगर वोट थे, जो मौलाना साहब आज कह रहे हैं। तो इसके मतलब कि हम मौलाना साहब के रोल को बिल्कुल कम नहीं कर सकते, यानी उसके बावजूद भी उनका इतनी प्रेजेंस थी और इतना असर रसूख था कि वो इसमें कामयाब हुए उस चीज़ को ख़त्म कराने। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ ये 27वीं तरमीम की जो बात हो रही, क्योंकि जो इन्होंने देखिए बगैर डिबेट के, बगैर इस पे सोचे हुए, क्योंकि ये बन के कहीं से आई, जिन लोगों ने बनाई उन्होंने भी नहीं सोचा कि इतनी गलतियां इसके अंदर जो हमने एक्सपोज की है वकीला ने, और पटिशन जो दाखिल हुई उसमें एक्सपोज कर दी गई है कि ये वर्केबल ही नहीं है जो बनाया। अब उनके पास ऑप्शन ही है 27 ज़ुबैरी साहब, या फिर हुकूमत मजीद और कुछ ऐड ऑन करना चाह रही है, उसका पेट नहीं भरा क्योंकि मिलिट्री कोर्स की बात मैं तो समझता हूं कि देखिए अगर इन्होंने वोट खरीदे हुए हैं और इनके पास लोग हैं, हो सकता है, और इनके पास पैसे की कोई कमी तो है नहीं लोगों के ज़मीर खरीदने में, क्या वो और लोगों को खरीद लेंगे, हो सकता है, और उसके साथ ये तरमीम करवाएं, उसके अंदर जो तरमीमें जो चीज़ें मौलाना साहब ने निकलवाई थी उनको फिर शामिल कर लें। क्योंकि देखिए मेन मकसद जो था वो तो मैं तो समझता हूँ वो नेशनल सिक्योरिटी वाला इशू था। मैं समझता हूँ एक्सटेंशन का इशू है। मैं समझता हूँ कि ये जो जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स बनाने हैं, तो ये सारी चीज़ें तो हो सकता है फिर कोशिश की जाए इस तरह करने
देखिए कि आइन को फिर आइन का तो हमारा हुलिया बिगड़ गया, क्योंकि ये देखिए ये हुकूमत जो है खुद फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये ब्रूट मेजॉरिटी इन्होंने हासिल की है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानते नहीं। सीटें आज तक देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद आज तक सीटें उस पार्टी को नहीं मिली, मखसूस नशिस्तें जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। जब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जा रही, लोगों को खरीद लिया गया है, तो हमारा आइन कहाँ है, हमारी अदालत? अब ये हमारे कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गए, अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इसको लगाए ताकि क्लियर हो कि आया ये तरमीम सही है, ये आइन का बिगाड़ नहीं है, जो हम कह रहे हैं वो गलत है, और उस पर फैसला करे अभी तो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी ये लोग कुछ हमें नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कहा जा रहा है कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी, 23 कर दी जाएगी। साराना साहब, वो बढ़ा दें, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए तादाद बढ़ाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तादाद तो सर, लेकिन उस तादाद को बढ़ाने के बाद जिस तरीके से उनको मनूवर किया जाएगा, उनको मुख्तलिफ बेंचेस में भेजा जाएगा, और स्पेशली इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी और इसके अलावा आईनी बेंच, देखिए आईनी बेंच के अभी देखिए तश्कील के अंदर ही इशू पड़ा हुआ है कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या होगा, उसकी देखिए उसमें उन्होंने अपने आप को अक्सरियत दे दी है पार्लियामान ने और उनके सपोर्टेड एग्जेक्टिव ने, एग्जेक्टिव पार्लिमानी मेंबरान की उसमें इस तरह से अक्सरियत दी है कि जजेस कुछ भी कहते रहे वो अपनी बात करा देंगे, लेकिन आई एम श्योर जुडिशरी इस पर स्टैंड करे लेगी और हमारे चीफ जस्टिस साहब और सारे लोग इस पर ज़रूर सोचेंगे कि इस तरह से अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान यानी अपने कोर्ट को चलाने के लिए भी वो कहीं और से डायरेक्टेड हो तो क्या आज़ादी रह गई अदलिया के? क्या हमें इंसाफ मिलेगा कहां से कि जी वो बेंच का हेड भी वही तय करेंगे और कितने दिन के लिए वो बैठ के सुनेगा और सारे केसेस वहां चले जाएंगे, तो सिस्टम ही नहीं चल सकेगा। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अदलिया को इस पे खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन अदलिया अब कहां से खड़ी होगी वो मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन को हाईजैक किया गया वो भी आपके और हमारे सामने। साराना साहब, प्राइम मिनिस्टर लेकिन देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले मुझे आगे बढ़ लेने दीजिए ज़ुबैर साहब, इजाजत के साथ। मुझे आगे बढ़ने इससे फर्क नहीं पड़ता जी। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। इसाराना साहब, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त दौरे सऊदी अरब पर हैं और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है इस मामले को कितना बेहतरीन है पाकिस्तान की मौशी हालत को मजीद बेहतरी की तरफ ले जाने में, क्योंकि जो पहले MOUs हो रहे थे वो 2.2 के थे, अब ये बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर करने का ऐलान हो रहा है। बात ये कि जो MOUs पे अगर जाए ना और अगर उन्हें आप तरतीब से रखें तो मेरा दावा है कि ये कोह हिमालय से ऊपर निकल जाएंगे। आप MOU साइन किए जाए इससे क्या फ़र्क पड़ता है? 10 करोड़ MOU साइन हो चुके हैं आज तक पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में किए हैं। मुझे बताएं पिछले 2-3 साल में हमारे मुल्क में 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट आई है कहीं? कोई मुझे साबित कर दे कि आई है। सऊदी अरब का तो ये कहा जा रहा था कि मियाँ जदों आएगा तो दुनिया में लग पता जाएगा, और वो तो ऊँटों के ऊपर और हेलीकॉप्टरों पे और ड्रोन्स के ऊपर वो रियाल जो है वो लोड हो गए हैं, बस वो जैसे ही उतरेंगे ऊपर से बारिश होगी और सारा कुछ बदल जाएगा। यश चोपड़ा की फिल्म की तरह हर शख्स के पीछे गिटार बजना शुरू हो जाएगा और रावी जो है वो गाता फिरेगा मुस्कुराता। कहाँ गए वो पैसे? कहाँ गए वो कुवैत से आने थे? कहाँ गए वो UAE से आने थे? कहाँ गए वो जो चीन ने देने थे? हमें इस लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ बस पैसे आने। और अगर आने भी हैं तो यार शर्म की बात है हमारे लिए कि हम इस बात पे भंगड़े डालते हैं कि हमें इमदाद मिल गई है, इस बात पे भंगड़े डालते हैं कि हमारे कासे के अंदर किसी ने हम जो ज़कात है ये फालतू पैसे डाल दिए। चले मेरे मर्ज़ा साहब से जरा खबर हो, इन्वेस्टमेंट की तो बात सुन लेना, इन्वेस्टमेंट एक जो सुन लें। आप तो माशाल्लाह सीजनल जर्नलिस्ट हैं और एक अरसे से आप प्रोग्राम कंडक्ट कर रही हैं, आपको याद नहीं है 3 साल पहले भी यही बात हुई थी कि जी शाह सलमान जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं पाकिस्तान में, बल्कि वो तो पाकिस्तान का दौरा करने आ रहे थे और अचानक दौरा मुलतवी हो गया। तो वो इन्वेस्टमेंट क्या पहले नहीं इन्वेस्टमेंट का प्लान हुआ था कि ग्वादर के अंदर ऑयल रिफाइनरी लगेगी, वहां पे ये होगा वो होगा? तो ये तो सारी चीजें पहले भी हुई हुई है, कोई नई चीज हो रही है आज जो हो रही है सिवाय इसके कि खबर बस इतनी सी है कि जी 1-to-1 मिले शहबाज साहब। अच्छा, कितना बड़ा एजाज है हमारा कि उनसे 1-to-1 खबर ले लूं अनवर रजा साहब से। अनवर रजा साहब, ये जो 2.8 अरब डॉलर के हवाले से बात हो रही है सरमायाकारी की, आपको मालूम है कि इसमें कौन से नए मंसूबे, नई डेवलपमेंट्स शामिल होंगे? दूसरा ये भी कि कुछ जराए ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि सऊदी अरब जाने की वजह कुछ और है, शायद इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। ज़रियाब, पहले मुझे ज़रा कमेंट करने दीजिएगा मौलाना फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट पे। मैं वो चूँकि आप देखिए मौलाना फजल रहमान साहब ने शायद इंडिकेट किया है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम इतने 11 लोगों के साथ वोट खरीद कर हो सकती थी तो मुमकिन है 27वीं आईनी तरमीम के
के लिए ये लोग भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जरा गौर कीजिएगा उनकी इस गुफ्तगू पर, सोचिएगा जरूर कि उन्होंने शायद ये किया है, क्योंकि जब हुकूमती तर्जुमान इस तरह डिनाइल पेश करता है तो समझे समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ जरूर होता है। 27वीं आईनी तरमीम की जो बाज़गश्त है, इस पर अब आगे जाकर भी हम बात करेंगे। आपने जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, आप देखिए, आपके MOU साइन होते हैं, मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों पर होते हैं, सिग्नेचर्स होते हैं दोनों ममालिक के दरमियान। अब आप जरा गौर कीजिएगा, क्या जो पहले से तयशुदा इन्वेस्टमेंट थी वो पाकिस्तान में आई, पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात को देखकर इन्वेस्टमेंट की जाती है। यहाँ पर आपकी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको देखकर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपके यहाँ पर लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा बाहर लेकर जा रहे हैं, तो मुझे बताइए बाहर से यहाँ पर कौन सरमायाकारी करेगा, कौन मुल्क यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। मुख्तलिफ जो है अरामको का उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है हमें उसको देखना होगा। देखिए, उसके लिए हुकूमत को माहौल को साजगार बनाना है, ये अपोजिशन ने नहीं बनाना, ये हुकूमत का काम है, एक बात। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपकी जो वजारतें हैं, जो आपके जो वज़रा है और जो सेक्रेटरीज हैं वो तो लगे हुए हैं पॉलिटिकल मूवरिंग के लिए। तो यहाँ पर तैयारी किसने करनी है? मजीद कंटिन्यू कीजिएगा, वो अलग बात है, मुझे क्विकली ब्रेक की तरफ भी बढ़ना है, लेकिन एक पॉइंट मेरा ले लीजिए। जितना मैंने पाकिस्तान को देखा, तारीख को पढ़ा, और जब से मैं कर रही हूँ करंट अफेयर, उसके बाद तो मैंने यही महसूस किया कि पाकिस्तान के मौशी हालात हुकूमतें रहने या गिरने के ताबे नहीं होते, ये तो शख्सियात की पसंद नापसंद पे डिपेंड करते हैं। तो मौशी एतबार से हम लोग कहीं पर भी पहुंच जाएं, मुझे नहीं लगता कि उस वक्त भी हम कह सकते हैं कि किसी न किसी हुकूमत को कोई ना कोई सिक्योरिटी मौजूद है, कोई ना कोई गारंटी मौजूद है। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, हमने भी पाकिस्तान, अब जब से मैंने ये जर्नलिज्म शुरू किया 26 बरस हो चुके हैं, मैं भी ये सुनता चला रहा हूँ पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान के माशी हालात बड़े खराब है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए जरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो MBS का पहला दौरा क्यों आपको पता है वो कैंसिल हुआ था, मैंने पहले शायद जिक्र किया था। हमारे यहाँ जो आपने उनकी जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आनी है, हमारी वजारतों के पास उसकी तैयारी ही नहीं थी, आपके पास प्रोजेक्ट्स ही नहीं थे, तो इसलिए वो दौरा मनसूख हुआ था। अब आप मुझे बताइए, मैं अर्ज कर रहा था कि देखिए, जब आपकी वजारतें, आपके वज़रा वो यहाँ पर टेक्निकल काम करने के बजाय सरमायाकारी को किस तरह पाकिस्तान में लेके आना है, उस माहौल को कैसे खुशगवार बनाना है, वन विंडो ऑपरेशन कैसे करना है, हमने अपनी तैयारी टेक्निकली कैसे करनी है, वो तो की नहीं जाती। पॉइंट आपका आ गया, मुझे क्विकली ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ताहम इस सेगमेंट में साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने स्मोक के तदारुक के लिए ग्रीन लॉकडाउन का निफाज किया है और सिलसिले में जो हिदायत जारी की गई है उस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि जो रिक्शे हैं वो मखसूस इलाकों में नहीं चलेंगे, तरक्याती काम जो है उन्हें बंद कर दिया जाएगा और जनरेटर के इस्तेमाल और बारबेक्यू पर भी पाबंदी होगी। इस सिलसिले में बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी माहौलियात राजा जहांगीर साहब ने। उनसे उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि हुकूमत आखिर सोच क्या रही है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमा दीजिएगा कि इस किस्म के इक़दाम से स्मोक का खात्मा होगा या फिर अवाम की मुश्किलात में इजाफा? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। बुनियादी तौर पे पिछले 10 दिनों से आपने महसूस किया होगा कि अनप्रेसिडेंटेड AQI में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी आई। लाहौर के हवाले से 700-800 तक AQI गई। और ये जो हमने, चूंकि हमारा सारा का सारा जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए हैं लाहौर में, उसमें प्राइवेट सेक्टर के भी हैं, इवन अमेरिकन कॉन्सुलेट का भी लगा हुआ है। अच्छा। इसमें इसमें दीगर प्राइवेट इदारों ने भी लगाए हुए हैं, यूनिवर्सिटीज ने भी लगाए हुए हैं। ये सारों ने इसकी जो अनप्रेसिडेंटेड जब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बढ़ोतरी का दिखाया, टीवी सारे टेलीविजन ने भी दिखाया, तो उसमें हमने भी जब एग्जामिन किया कि क्या वजूहात हैं, तो उसमें 2 वजूहात हमारे सामने आई। क्योंकि नॉर्मली ये आज भी जो है ये 250 के अंदर रहा ये AQI। ये बेसिकली जो हमारा ईस्टर्न विंड कॉरिडोर है जो इंडिया के साथ खुलता है, और ये कोई इट इज नॉट एन एक्सक्यूज। एक्चुअली मैं नासा की आप पिछले 10 साल की वो वीडियोस निकाल के देख लें, वेबसाइट पे अवेलेबल है। पे विंडी है, फिर उसके बाद आईकॉन है, बेशुमार दुनिया की 6 बड़ी वेबसाइट्स जो हैं जो विंड को डायरेक्शन दिखाती हैं। क्योंकि हमारे और इंडियन पंजाब की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो सेम है, हमारा ऑलमोस्ट माइंडसेट भी सेम है उन काश्तकारों का। हमारे यहाँ काश्तकारों आग लगाते हैं, ये सियालकोट, शेखुपुरा, गुजरांवाला, नारोवाल, हफ्जाबाद, जहाँ पे पैडी राइस की बाकियात को आग लगाए, वहां भी इंडियन पंजाब में हरियाणा और ये सारा। जहांगीर साहब, ये तो पॉइंट आपका आ गया ना कि एक्सक्यूज नहीं है, ये एक इश्यू है जिसको रिपोर्ट किया गया उसमें। लेकिन सर, आज ये भी कहा गया CM पंजाब की तरफ से कि सिफारतकारी के थ्रू इंडियन जो कि पंजाब के CM है उनसे राब्ता किया जाएगा। सर, बहुत अच्छा इकदाम है, किया जाना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता है कि उनके अलावा जो पाकिस्तान पंजाब है बिलखुसूस बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के मालिकान हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, क्योंकि वो तो ना किसी कानून को मानते हैं और ना ही किसी और चीज को?
बहुत मुनासिब बात की। मैं पहली बात का जवाब दे दूं, फिर दूसरा ये जो हमने ग्रीन रिंग है या ग्रीन लॉकडाउन जिसको कहा जा रहा है और फिर में लाहौर के अंदर 10 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जिसमें मिसाल के तौर पे आपका बदामी बाग है, आपका ये इस्लामपुरा है जो सेक्रेटेरिएट की बैक साइड है, ये ओल्ड नारकली है, ये शिमला पहाड़ी है, ये धर्मपुरा है, ये गुलशन रावी वगैरह वगैरह, ये सारे हमने हॉटस्पॉट, इनमें सब में एक चीज सिमिलर जो इनकी सिमिलैरिटीज हैं या आइडेंटिकल हैं, हाँ जी। वो एक तो ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। अच्छा। फिर यहाँ पे लोगों का फुटफॉल बहुत है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कोई टीवी पे देख रहा था कि किसी ने साफी ने बात की कि शिमला पहाड़ी में शाम में तो कोई ट्रैफिक नहीं होती, वहां पे तो डेविस रोड भी खाली होता है, एजर्टन रोड भी खाली होता है। तो वो शायद भूल रहे थे कि नादरा का ऑफिस है जहाँ पे तकरीबन 16,000 मोटरसाइकिल 24 घंटे खुला है। नादरा का आप जानते हैं जहाँ से पासपोर्ट और ID कार्ड वगैरह बनते हैं। वो 16,000 जो लाहौर पार्किंग कंपनी के डाटा के मुताबिक 16,000 बाइक्स जो है 24 घंटे में वहां पे आती हैं। ये तो एक हिस्सा है ना जिसे आपने स्पेसिफाई कर दिया जहांगीर साहब, लेकिन अगर आप बहुत मुकम्मल सारे करने देंगी तो मैं बाकी से भी स्पेसिफाई कर सर दूंगा। नहीं, मेरे सवाल का जवाब ले लीजिए ना, आपको उसमें मौका मिल जाएगा। मुझे ये बता दीजिए कि बहुत से ऐसे इलाके हैं कि जहां पर रिक्शों की आमदोरफ्त को मुअत्तल किया जाएगा, तरक्याती कामों को बंद किया जाएगा। सर पहले तरक्याती काम जो इतने लंबे अरसे से तातुल का शिकार है और चिंची रिक्शे लोगों का रोजगार जुड़ा है, फिर बारबेक्यू की छोटी छोटी शॉप्स, आपको पता है कि सर्दी की आमद है तो लोग अपने कारोबार को इससे बढ़ोतरी देते हैं, तो सर ये लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? इसका कोई और पैरेलल कोई चीज नहीं है? इंसाफी उन 2,50,000 लोगों के साथ होगी जो हर साल पाकिस्तान में जिनकी फ़िज़ाई आलूदगी के साथ डेथ होती है, जो लंग्स के कैंसर के साथ वाबस्ता हैं, जो बेचारे बीमार हैं, जिनकी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं, जिनको एस्मा है। लेकिन कमिंग बैक टू योर पॉइंट, पहला सवाल जो था, नाइंसाफी तब होगी जब ये आप एक तो हाफ ट्रूथ है, हम बिल्कुल ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं और जो इलीगली ऑपरेट कर रही है, जिनको SOP जारी की गई है, पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन साइट्स की SOP होती है, उन्होंने ग्रीन कवर करके ताकि डस्ट ना उड़े उसको वाटर स्प्रिंकल करके करना होता है। इस जगह पे हमने अभी तक जो मैप किए हैं, सैकड़ों जनरेटर्स काम कर रहे हैं जो डीजल का धुआं छोड़ रहे हैं। एजर्टन रोड पे आप जानती हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, हर एक के बेसमेंट में हैवी ड्यूटी जनरेटर्स हैं जिससे धुआं निकल रहा है, वो स्कॉट फ्री तो है। एनवायरमेंटल पॉलिसी फिर आखिर होगी क्या? नहीं, एनवायरमेंटल पॉलिसी ये है, ये एक तो पॉलिसी ये बेसिकली ये हमारा जो इसका आपने ऑर्डर देखा होगा, इसमें 12 एक्शंस दिए गए हैं कि 12 एक्शंस लिए जाएंगे। एक तो हम अर्ली क्लोजर की बात कर रहे हैं, जो बारबेक्यू होता है उससे धुआं, वो कोयले के साथ जलता है उसका धुआं होता है। हम ये कह रहे हैं कि जी आउटसाइड आप ये ऑपरेट नहीं कर सकते 8 बजे के बाद। हम किसी रेस्टोरेंट को क्लोजर नहीं दे रहे। हम वहाँ पे 12 बड़े स्कूल्स हैं, कॉन्वेंट ऑफ जीसस ऑफ मैरी है, क्वीन मैरी स्कूल्स है, डॉन बॉस्को है। चलें, आप लोगों ने एकदम बात तो उठाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब राजा जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी कि लाहौरी इस नोटिफिकेशन को कैसे वेलकम करते हैं। इसाराना साहब किस तरीके से वेलकम करेंगे? मुख्तसर साहब मुझे कमेंट कीजिएगा क्योंकि वक्त मेरे पास तकरीबन खत्म हो चुका है। मैं क्या कमेंट करूं, मुझे तो हंसी आ रही थी कि वो नादरा के जो दफ्तर है उसकी वजह से उस इलाके में पॉल्यूशन है। तो चीन को मर जाना चाहिए जहाँ पे लाखों गाड़ियाँ हर वक्त चल रही होती हैं, जहाँ लाखों दफातर हैं, जहाँ लाखों लोग जो हैं वो यही सारा कुछ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो चीन को तो तबाह हो जाना चाहिए अब तक, अगर ये फार्मूला है। असल चीज़ ये कि जब इनके सर पे पड़ती है तो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, ये भी है, ये भी है, ये 1 साल सोते रहते हैं आप। मैं राजा जहांगीर साहब की बात नहीं कर रहा, वो एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह जो उनके डोमेन में चीज़ें थी वो बता दी। मुझे बताएं कि पंजाब हुकूमत पूरा साल सोती रहती है, जब ये दिन आते हैं तो हलो फड़ लो करना शुरू कर देते हैं, उससे पहले इनके पास कोई रास्ते नहीं है। ठीक है सारांश साहब, पॉइंट आपका आगे 30 सेकंड है। अनवर रज़ा साहब से भी कमेंट ले लेने दीजिए। अनवर रज़ा साहब वेरी क्विक। मेरा ख्याल में ना आपको पहले एक तो अवामी राय अमा को हमवार करना चाहिए था, और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जिनके रोजगार है आपको उनको मुतबादिल कोई सेटअप देना चाहिए था। फिर आप इस तरह के इक़दाम करते तो शायद अवाम को भी इन मुश्किलात से ना गुजरना पड़ता जो कि वो गुजरेंगे। तो मतलब हम ये सोच लें कि इस नोटिस के बाद अब लाहौर में एक एहतजाज का एजेंडा मिल गया है लाहौरियों को। लेट्स सी कि वो इसके ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं, क्योंकि चिंची रिक्शे हों मखसूस इलाकों में उनका जाना बंद कर दिया गया है, उन बेचारे लोगों का क्या होगा जिनका जरिया मौश ये है। और फिर दूसरा ये भी कि बारबेक्यू की दुकानें बंद कर दी गई हैं, मतलब 8 बजे तक होंगी, लेकिन इसके बावजूद हम देखेंगे कि लोगों के काम तो मुतासिर होंगे, कारोबारी जिंदगी भी। और तीसरा तामीराती कामों के हवाले से जो स्टेप लिया गया है, मैं तो अभी ये वॉल्टन वाले डिफेंस रोड से बड़ी परेशान हूँ जिसको 1.5 साल हो गया है, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया। और अगर अब दोबारा से तातुल का शिकार हो जाते हैं तो लेट्स सी इस अवाम का फिर क्या ही बनना है। एनीवेज अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।